हेलो। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। आई होप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे होना भी चाहिए। गुड। सो नाउ आज मैं लेकर आई हूँ कॉशीट की पिल। लास्ट टाइम पिल मैंने आपको बोला था कि एग्जाम से पहले अगर आप मेरे ये वीडियोस देख लें जो मैंने चैप्टर वाइज क्रिएट करी हैं, मटेरियल इन वीडियोस में जो मैंने यूज किया है, सीरियसली सारे मटेरियल्स को रीड करके आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नीडेड मटेरियल क्रिएट किया है और आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये मटेरियल अगर आप बच्चे देखते हैं और लेते हैं तो डेफिनेटली इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस मटेरियल में आपको वो सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी जो आपके लिए नीडेड है, जो आपके लिए नॉलेजेबल है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाली वीडियोस आपने देखी और आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस मटेरियल को लेने की। मैं तो कहूँगी मटेरियल डाउनलोड ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर करना, सो दैट आप लोगों को मटेरियल की वजह से अगर दोबारा से रिवीजन भी करनी हो तो बुक में से छांटना ना पड़े कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म करें। ये मटेरियल स्टार्टिंग से भी शुरू करेंगे तो विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम गैप आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फॉर रिवीजन इतना शॉर्ट पीरियड रिवीजन मटेरियल क्रिएट किया है कि आप बच्चों को इसके बाद, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कहीं भी और जाने की जरूरत है। फाइन। सो मटेरियल लो, मटेरियल को डाउनलोड करके अपने सामने रख लो और मैं तो कहती हूँ मटेरियल की हार्ड कॉपी तक निकाल लो, सो दैट एक बार मटेरियल आ गया, एक बार आपके पास आपका मटेरियल आ गया, फिर तो बात ही खत्म है। हम्म। फिर तो आप बस मेरी ये वीडियो देखो, पेशेंस रखो। जब से शुरू होता है लेक्चर उसके बाद एंड तक पेशेंस रखो। थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, बहुत ज्यादा भी नहीं रखनी, बस वीडियो के एंड होने तक की पेशेंस रखनी है। एंड सीरियसली जैसे ही वीडियो एंड होगी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या मिल गया। वीडियो देखने से पहले आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे थे और वीडियो के खत्म होते ही आप कहाँ स्टैंड करोगे आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा खुद से। खुद से जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक एक एडजस्टमेंट, आप मानेंगे नहीं। अभी देखना जब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, प्रैक्टिस के साथ साथ एक एक एडजस्टमेंट पर मैंने वर्क किया है। एक एक एडजस्टमेंट आपके सामने लेकर आई हूँ, छोटी हो या बड़ी हो, इजी हो या मुश्किल हो, एक एक एडजस्टमेंट्स तक लेकर आई हूँ। सो पेशेंस रखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस। मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, मैं फोकस दे रही हूँ। आप बच्चे बैठ कर तो करो, बैठ के तो फोकस करो। सो कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का कंसेप्ट हम लोग बिगिन करते हैं। पूरा कंसेप्ट है आपके पास और पूरा कंसेप्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होना चाहिए कॉस्ट क्या होती है। डेफिनेटली हमने फिफ्थ सिक्स क्लास से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस करना स्टार्ट कर दिया था। यस, यस। हमने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जब हमने किया था तब कॉस्ट का मतलब क्या होता था?
जो हमारा प्राइस हमारी परचेजिंग के टाइम पर आ रहा है वो कॉस्ट प्राइस है, और जब हम सेल कर रहे हैं कुछ भी तो वो प्राइस है सेलिंग प्राइस। मींस परचेज किया है जितने में वो प्रोडक्ट हमें पड़ा वो कॉस्ट प्राइस, और जितने में हमने आगे सेल कर दिया वो सेलिंग प्राइस। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो जो खरीद रहा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगा डेफिनेटली। जो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है वो भी किसी का सेलिंग प्राइस होगा। फाइन, यहां तक हमें समझ में आता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमने बहुत छोटे थे तब से हम कर रहे हैं। बट कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट एक वो अमाउंट था जो हम बियर करते थे अपने प्रोडक्ट पे बिना प्रॉफिट के। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का मार्जिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता था। मींस मैंने कोई भी चीज खरीदी, परचेज करी और उसमें प्रॉफिट अपना ऐड किया और सेल कर दी, तो सेलिंग प्राइस में सिर्फ क्या ऐड हो गया? प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस तो है ही। जब मैं आगे सेल करूंगी तो मैं एटलीस्ट कॉस्ट तो बियर करना चाहूंगी, एटलीस्ट मैं चाहूंगी मेरी कॉस्ट तो रिकवर हो जाए। बट इन केस मेरी कॉस्ट भी रिकवर नहीं होती थी तो मेरे पास आता था लॉस। फाइन। सो ये तो बात हुई जब हम बच्चे छोटे थे। जब हम बच्चे छोटे थे इतना कंसेप्ट तो हमने वहां पर ही पूरा समझ लिया था कि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस क्या होता है, और कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट होता है। आज हम कॉस्ट को और डीप और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। डिटेल्ड स्टडी और क्या हो सकती है कॉस्ट की? स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट refers to the expenditure. Cost refers to the expenditure incurred in producing a product or in rendering a service. Means कॉस्ट में वो एक्सपेंडिचर हम इनकर कर रहे होते हैं, कॉस्ट में वो एक्सपेंस इंक्लूडेड होता है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज को रेंडर करने में हम बेयर करते हैं। फाइन। इट इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स व्यू पॉइंट। ओके, मीन्स यहां तक हमें समझ में आ गया है कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट एक वो अमाउंट है जो हम बियर करते हैं अपने प्रोडक्ट को या परचेज करके, या परचेज करके उसे प्रोड्यूस करके। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमको मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चे आते हैं वो हम ऐड कर लेते हैं। मींस हमारी कॉस्ट में रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स बनने तक के सारे खर्चे हमने ऐड कर दिए तो जाकर वो अमाउंट बना कॉस्ट। मींस कॉस्ट कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। कॉस्ट में हमारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड हो गए फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल द फिनिश गुड्स। मींस रॉ मटेरियल में हमने ऐड किया, रॉ मटेरियल ऐड करने के बाद हमने ऐड किया वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद हमने और भी खर्चे देखे। हम आगे देखेंगे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। सो कॉस्ट कोई छोटा सा वर्ड नहीं है, बट हम आज की डेट में स्टार्टिंग कर रहे हैं कॉस्ट से। फाइन। नाउ व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्ट तो हमें समझ में अब आ गया है। कॉस्टिंग क्या है? जिस प्रोसेस में हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं दैट प्रोसेस इज कॉस्टिंग। यस,
तो जब हम ये आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल कितने का था और हमने कितने के वर्क इन प्रोग्रेस, हमने प्रोड्यूसिंग कॉस्ट कितने की हमने बियर करी है, और भी अदर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हमारी आई है, जब हम ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उस वक्त हम कर क्या रहे होते हैं? कॉस्टिंग। उस वक्त हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, मीन्स जब हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। मीन्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम उस प्रोसेस में होते हैं, जब हम कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस प्रोसेस में जब हम होते हैं तो हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। फाइन। बिगिंस with recording of incomes and expenditure or the base on which they are calculated। हम कॉस्टिंग में कोई भी बेस अपना ले सकते हैं, या तो हम इनकम्स ले सकते हैं या हम एक्सपेंडिचर्स ले सकते हैं। फाइन। हम जो भी बेस लेंगे फिर हम उस बेस के अकॉर्डिंग कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगी ना। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है? हमने कॉस्ट देखा, कॉस्टिंग देखा, अब हम कॉस्ट अकाउंटेंसी देखेंगे। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स which include methods and techniques to the science, art and practice of cost control, the ascertainment of profitability. It also includes the presentation of information derived there for the purpose of managerial decision making। फाइन। क्या समझ में आया हमें? हमको समझ में आया कि जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है इसमें हम कॉस्टिंग भी करते हैं, और कॉस्टिंग को करने के साथ साथ हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते हैं। मीन्स कॉस्टिंग विद कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कॉस्टिंग तो आपको समझ में आ गई थी, कॉस्ट को निकालने का प्रोसेस इज कॉस्टिंग, और जब कॉस्टिंग में हम ऐड कर देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो वो बन जाएगी कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब इसमें क्योंकि कॉस्टिंग भी करनी है और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड करने हैं, तो डेफिनेटली अब हमें कुछ मेथड्स चाहिए होंगे, कुछ टेक्निक्स चाहिए होंगी, कुछ कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस चाहिए होंगी। डेफिनेटली हमें प्रॉफिटेबिलिटी को भी सोचना है। फाइन। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। फाइन। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स सेलिंग प्राइस जैसे ही हम आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे तो हम सबसे पहले सोचेंगे हम प्रॉफिट कितना रखें। सो प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस आर टू थिंग्स जो रिलेटेड किससे हैं? कॉस्ट से। आप पहले कॉस्ट आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद आप उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे, देन यू विल गेट सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस विदाउट कॉस्ट हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, इसलिए हमको सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए भी कॉस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। डेफिनेटली अगर हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो हम कॉस्ट को कम भी तो कर सकते हैं। For example, if I want to take an example, आज की डेट में कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसको मैन्युफैक्चर करने में मेरी कॉस्ट लग रही है 50 रुपीज।
फाइन। उसमें मैंने ऐड किए 10 रुपीज और मेरी सेलिंग प्राइस बन गई 60 रुपीज। फाइन। और 60 रुपीज में डेफिनेटली मार्केट में मेरा प्रोडक्ट अच्छे से डिमांड में है, मीन्स सप्लाई अच्छी है 60 में भी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 60 में मेरी डेफिनेटली सेल तो अच्छी है प्रोडक्ट की, बट क्या ये 60 ओके है? मैंने अपने कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोला कि क्या ये 50 रुपीज कम हो सकते हैं? उन्होंने कहा यस मैम हो सकते हैं। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा ऐसे। अब उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने कॉस्टिंग का प्रोसेस किया, कॉस्टिंग करी और उन्होंने 45 रुपीज मुझे कंप्यूट करके दे दिए कि मैम 45 रुपीज भी हो सकते हैं। 45 में अगेन मैंने 10 रुपीज का अपना प्रॉफिट ऐड किया और अब मेरी सेलिंग प्राइस जो बनती है वो कितने की बनती है? 55 रुपीज की। पर 60 में भी मेरा मटेरियल तो बिक रहा था। अब मैं चाहूं तो मैं ये 5 रुपीज या तो अपने प्रॉफिट्स में ही ऐड कर सकती हूँ, या मैं चाहूं तो मैं ये 5 रुपीज को अपना सेलिंग प्राइस में से माइनस कर सकती हूँ बाय सेइंग डिस्काउंट, कि मैंने ये 5 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया कस्टमर्स को। फाइन। मीन्स मैं अपने इन 5 रुपीज को दो तरीके से यूज कर सकती हूँ। या तो मैं अपना प्रॉफिट ही इंक्रीज कर दूं 5 रुपीज से और मैं अपना मार्केट प्राइस 60 ही रखूं, या फिर मैं अपना प्रॉफिट उतना ही रखूं जितना पहले था, और क्योंकि मुझे अपनी सेल और ज्यादा इंक्रीज करनी है, मार्केट में और ज्यादा अपना नाम बनाना है, मैं अपना डिस्काउंट्स क्रिएट कर दूं, 5 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम अच्छा किया, उन्होंने मेरी कॉस्ट को कम कर दिया है। सो मोटिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फाइन। नाउ मेड फॉर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, डेफिनेटली कॉस्टिंग का यूज तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिपार्टमेंट्स करेंगे, और इंटरनल डिपार्टमेंट्स में से डिसीजंस लेने के राइट किसके पास ज्यादा होते हैं? मैनेजमेंट के पास। सो मैनेजमेंट एनालाइज करेगा कॉस्टिंग को और फिर वो और अपने डिसीजंस ले सकता है। सी, ये वाले डिसीजंस 5 रुपीज प्रॉफिट और डिस्काउंट, ये डिसीजंस कौन लेगा? मैनेजमेंट ऑफ कोर्स। फाइन। और गवर्नमेंट के भी यूज में आती है कॉस्टिंग। फाइन। नाउ cost involve three major elements. What are these elements? First is material. Material means हम जब प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं तो डेफिनेटली मटेरियल तो इन्वॉल्व है ही, मटेरियल का तो यूज होगा ही डेफिनेटली। नाउ देन लेबर, लेबर का भी यूज होगा ही होगा। फाइन। एंड अदर्स मीन्स और भी अदर एक्सपेंडिचर्स जो हमारे यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग और इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। फाइन। नाउ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने देखा मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? और फिजिकल इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड मटेरियल। Here the term is directly और indirectly। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है आपको बहुत जल्दी पता लगेगा, बट ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए हाईलाइट कर दी।
अभी नहीं बताऊंगी, अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगी। फाइन। नाउ ऑल फिजिकल इनपुट्स, जो भी हमारी प्रोडक्शन में फिजिकल इनपुट्स यूज हुए हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल। ओके, लाइक रॉ मटेरियल, ऑयल, ग्रीस, कंप्यूटर, स्टेशनरी, पैकिंग, कुछ भी जो फिजिकल इनपुट्स, थिंग्स हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुई हैं उनको हम मटेरियल में इंक्लूड कर देते हैं। डन। देन लेबर, labor all expenses paid for services of human beings. Here human beings are important because only human beings are involved in labor. और कोई नहीं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही इन्वॉल्व होते हैं लेबर में, जो लेबर टर्म है उसमें। फाइन। तो हम जो भी एक्सपेंसेस पे करते हैं लेबर को उनसे सर्विसेज लेने के लिए, वो एक्सपेंसेस भी हमारे इंक्लूड होते हैं कॉस्ट में। किस नाम से? लेबर के नाम से। फाइन। जैसे कि वेजेस, सैलरीज, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, मींस ये सब एक्सपेंसेस जो हम पे करते हैं लेबर को, वेजेस, सैलरीज कुछ भी हो सकता है। फाइन। नाउ others, all expenses other than material and labor. Other than material and labor means जो भी material में और labor में कवर नहीं होते हैं वो others में कवर कर दो। मीन्स अब हमारे पास पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसा कुछ नहीं बचा जो हम कॉस्ट में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मटेरियल्स को मटेरियल में करेंगे, लेबर के सारे एक्सपेंसेस को लेबर में इंक्लूड करेंगे और बचे हुए बाकी सारे एक्सपेंसेस को हम अदर्स में इंक्लूड करेंगे। फाइन। जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फाइन। नाउ लिंक बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या थे? मटेरियल, लेबर, अदर्स। इनके बीच में क्या कोई लिंकिंग है? क्या लगता है आपको? मटेरियल, लेबर एंड अदर्स, क्या इनके बीच में कोई लिंक हो सकता है? एनी आइडिया? सोचो सोचो, क्या इनके बीच में कोई लिंक हो सकता है? मटेरियल, लेबर एंड अदर्स। देखते हैं क्या लिंक हो सकता है। मटेरियल, लेबर एंड अदर्स, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं इन तीनों में ही। सो व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? मैंने अभी कहा था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को मैं अभी ही बताऊंगी, थोड़ी सी देर में, अब बता रही हूँ। मटेरियल में सारी फिजिकल इनपुट्स ऐड होती हैं, वो मटेरियल में सारी ही इनपुट मटेरियल्स, फिजिकल इनपुट्स ऐड होती हैं। फिजिकल इनपुट्स या तो डायरेक्टली ऐड हो सकती हैं या इनडायरेक्टली। फाइन। अगर वो डायरेक्टली ऐड हो रही हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेंगी, अगर वो इनडायरेक्टली ऐड हो रही हैं तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। लेबर, अगर आपकी लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में तो वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी, और अगर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। सेम विद अदर्स, अदर्स में जो भी एक्सपेंसेस हैं अगर वो डायरेक्टली हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट बनेंगे, और अगर वो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं ले रही तो इनडायरेक्ट कॉस्ट। फाइन। नाउ डायरेक्ट कॉस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी होती हैं उनको हम प्राइम कॉस्ट कह सकते हैं, क्योंकि वो प्राइम होती हैं, डायरेक्टली होती हैं। फाइन।
और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं? ओवरहेड्स। वेरी गुड। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग ओवरहेड्स कह सकते हैं और डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट कह सकते हैं। फाइन। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो फाइनल प्रोडक्ट को एनालाइज करके हम ये पता लगा सके, हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि उसमें कितना मटेरियल, कितनी लेबर और कितने अदर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हुए होंगे। जो फाइनल प्रोडक्ट को एनालाइज करके आइडेंटिफाई हो जाए एक्सपेंसेस, उनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और जो फाइनल प्रोडक्ट को एनालाइज करके आइडेंटिफाई नहीं हो पाए वो होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। फाइन। नाउ डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट all cost incurred with respect to finished goods। जो finished goods की रिस्पेक्ट में कॉस्ट इनकर की जाती है, मीन्स आपके फिनिश्ड गुड्स में जितनी भी कॉस्ट आइडेंटिफाइबल होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। या हम इसको और किस तरीके से कह सकते हैं? ऑल कॉस्ट इनकर्ड विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट सेंटर्स। या हम इसको और कैसे कह सकते हैं? ऑल कॉस्ट विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली बाय आइडेंटिफाइंग फिनिश्ड गुड्स आर नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। हियर सबसे इजी टर्म्स में ये लाइन लिखी है सो दैट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि क्या होती है डायरेक्ट कॉस्ट। तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब बिल्कुल सेम है, तीनों पॉइंट्स का मतलब, इसीलिए बीच में और लगा है ये भी और ये भी। बट अगर आप थर्ड पॉइंट को समझेंगे तो आपको सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सप्लेन कर दिया जो बाकी के दो में लिखा था। क्या लिखा था? ऑल कॉस्ट विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, सारी वो कॉस्ट जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली, जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहां से? फिनिश्ड गुड्स से। जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिनिश्ड गुड्स से, उनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। कूल? समझ में आ गया ना? इनडायरेक्ट कॉस्ट फिर क्या होती है? जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती है डेफिनेटली। all cost which is not incurred with respect to finished goods, all cost which is not incurred with respect to cost centers। ये तो बिल्कुल नोट करके ही आ गया। यहाँ पर आ जाओ, all cost which cannot be recognized easily by identifying finished goods means वो सारी कॉस्ट जो फिनिश्ड गुड्स को एनालाइज करके या रिकॉग्नाइज करके हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी। फाइन। नाउ कॉस्ट शीट प्रोसेस बिगिन करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल लेकर आते हैं। फाइन। हम अपने बिजनेस में एक्चुअल में करते भी क्या होंगे? क्या करते होंगे हम अपने बिजनेस में, या क्या करती होंगी वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डील करती हैं, या क्या करती होंगी वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। या अगर आप भी अपना कोई बिजनेस करोगे तो आप क्या करोगे अपने बिजनेस में? आप अपने बिजनेस के प्रोसेस में क्या करोगे? सबसे पहले रॉ मटेरियल इन्वॉल्व करोगे डेफिनेटली। सबसे पहले तो हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कितना रॉ मटेरियल और क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, और फिर हम उसको परचेज कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? सोचो, गैस। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? अगर हम
अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को बियर करना। डेफिनेटली रॉ मटेरियल तो हमने परचेज कर लिया, पर हम वो रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन करेंगे कहाँ? हम उस रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन जिस फैक्ट्री में करेंगे, उस फैक्ट्री के भी तो अपने ओवरहेड्स होंगे। लाइक फैक्ट्री रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, अगर आपके प्रोसेस में वाटर भी इन्वॉल्व है तो वाटर एक्सपेंसेस भी होंगे। बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी। सोचो सोचो सोचो, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरे साथ साथ प्रोसेस करो। हम लोग आज मैन्युफैक्चरिंग करके ही निकलेंगे। आज हम मैन्युफैक्चरिंग करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि कॉस्ट शीट तो और कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बताती है। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, ओके। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को बियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। हम जब प्रोडक्शन कर रहे हैं फैक्ट्री में, उससे रिलेटेड हमारी मैनेजमेंट भी तो कहीं पर बैठेगी, हमारी मैनेजमेंट भी तो डिसीजंस लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो होगा, हमारी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी तो होगा। हमारा पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस जिस वक्त हो रहा होगा, जिस वक्त हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, उस वक्त दूसरे ही ऑफिस में हमारी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट काम कर रही होगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी एनालाइज कर रहा होगा मार्केट को, कि जैसे ही ये गुड्स फिनिश गुड्स में तब्दील हो जाएंगे, जैसे ही ये गुड्स फिनिश गुड्स बन जाएंगे, वैसे ही इनका सेल प्रोसेस कैसे बिगिन करना है, कहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा सेल करें तो ये ज्यादा से ज्यादा डिमांड में आएंगे, हम किस तरह से सेल करें। फाइन। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप सबको पता है। तो वो वाले डिपार्टमेंट्स जहां पर होंगे, जिस बिल्डिंग में होंगे, वहां पर भी तो कुछ ओवरहेड्स होंगे। फाइन। सो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, नेक्स्ट हमने फैक्ट्री के ओवरहेड्स को हमने बेयर किया, नेक्स्ट हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को बेयर किया। सोचो सोचो सोचो, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है, हमने फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस को बेयर कर लिया है, हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को बेयर कर लिया है, और क्या बच गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो अभी भी बच गए। सी, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा जिस बिल्डिंग में बैठकर काम करेगा, डेफिनेटली उस बिल्डिंग के एक्सपेंसेस तो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में इंक्लूड हो गए, बट जो वो काम करेंगे उसमें भी तो कुछ मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी, कुछ कॉस्ट बियर होगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारा फिनिश गुड्स बन के फैक्ट्री से निकलेगा, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट होगा, वो उस फिनिश गुड्स को देखकर उस पर और फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसकी अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, एंड देन सेल करने के लिए जैसे ही वो प्रोडक्ट अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बाहर आएगा, सेलिंग डिपार्टमेंट सामने ही खड़ा मिलेगा और कहेगा अब हम इस फिनिश गुड्स को सेल कैसे करें, ये सोचेंगे। एंड डेफिनेटली सेल करने में भी तो पैसे लगेंगे, सेल करने में भी तो मनी इन्वॉल्व होगी, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में भी तो कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। फाइन। नाउ हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, हमने फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस बियर कर लिए, हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बियर कर लिए, हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी बियर कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सोचो।
जल्दी से सोचो। नेक्स्ट स्टेप तो अब हमारा होगा प्रॉफिट ऐड करके सेल कर देना। फाइन। नाउ एक और नजरिए से देखना शुरू करते हैं इसी प्रोसेस को, जो आपको अभी तक समझ में आया, इसी प्रोसेस को एक और नजरिए से देखना शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल जैसे ही हमने परचेज किया, रॉ मटेरियल बन गया प्राइम कॉस्ट। क्योंकि प्राइम कॉस्ट कौन सी होती थी? डायरेक्ट कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट पे इनकर होनी है, वो कॉस्ट होती थी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट सबसे पहले हमारी इन्वॉल्व होती थी, यूज होती थी किसमें? रॉ मटेरियल में। सो रॉ मटेरियल को हम नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट से भी डिनोट कर सकते हैं। फाइन। प्राइम कॉस्ट के बाद हम पहुंचे फैक्ट्री कॉस्ट पे। जैसे ही हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, हमें क्या मिल गई? प्राइम कॉस्ट मिल गई। प्राइम कॉस्ट मिलते ही जब हमने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस को ऐड किया, तो हमें क्या मिल गई? फैक्ट्री कॉस्ट। मींस फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। नेक्स्ट स्टेप, जहां पर हमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हम इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी कॉस्ट में, वहीं पर हमें मिल जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मींस यहां तक हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यहां तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गई। फाइन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइम कॉस्ट भी इंक्लूडेड है और फैक्ट्री कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। नाउ जब हम सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस को बियर कर लेते हैं, तो हम जाकर पहुंचते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स वो ही कॉस्ट है जो आप बचपन में कॉस्ट प्राइस में ऐड करते थे या यूज करते थे। जो आप जब छोटे बच्चे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस करते थे, वो जो कॉस्ट प्राइस होता था, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका वो निकल गया। मीन सेल में इतनी कॉस्ट आपने बियर कर ली है, अब आप अपना प्रॉफिट ऐड करो और सेल कर दो। फाइन। और सोचते हैं, और हम इसी प्रोसेस को और कैसे देख सकते हैं? हम ऐसे देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल में हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया है। क्यों? क्योंकि हमारे प्राइम कॉस्ट में सब कुछ डायरेक्ट ही होता था। जो रॉ मटेरियल, जो लेबर, जो एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्टली इनकर होते थे, जो मटेरियल, जो लेबर, जो एक्सपेंसेस हम फाइनल प्रोडक्ट में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमने यूज किए हैं प्राइम कॉस्ट में। वो हमारे एड ऑन होंगे प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से। फाइन। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेफिनेटली पहले का प्राइम कॉस्ट भी ऐड होगा, क्योंकि फैक्ट्री में तो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम प्रोसेस करेंगे फैक्ट्री में, तो डेफिनेटली जब हम फैक्ट्री में प्रोसेस कर रहे होंगे और फैक्ट्री से प्रोडक्शन होकर बाहर निकलेगी फैक्ट्री गेट पर, जब फैक्ट्री गेट पे यहाँ पर प्रोड्यूस्ड गुड्स यहाँ पर प्लेस होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर उनका प्राइस जो होगा, उनमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, उस कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी एडेड होगी और फैक्ट्री के अपने एक्सपेंसेस भी एडेड होंगे। देन ये गुड्स यहाँ से चलेंगे और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे पर आके खड़े हो जाएंगे।
यहाँ पर जैसे ही वो गुड्स पहुंचे तो उन गुड्स में क्या क्या ऐड है? फैक्ट्री कॉस्ट ऐड है। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट एडेड है, इसलिए बार बार नहीं लिखा, अदरवाइज वो डबल हो जाती। हम लोग एक बार प्राइम कॉस्ट में ऐड करते और फिर हम फैक्ट्री कॉस्ट लिखते और फैक्ट्री कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड होती, इसलिए डायरेक्टली फैक्ट्री कॉस्ट लिख दिया। फैक्ट्री कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी एडेड है। फैक्ट्री कॉस्ट आगे, फैक्ट्री कॉस्ट के आते ही फैक्ट्री गेट तक सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हो गए और उसमें हमने जैसे ही ऐड किया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, हमें क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के डिपार्टमेंट से जब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारे गुड्स पहुंच जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिपार्टमेंट के गेट पर, तो वहां तक हमारे पास क्या क्या एडेड होगा? सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एडेड होगा, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी एडेड होंगे। फाइन। नाउ अब हम देखते हैं कि हम इसी सेम प्रोसेस को और कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस इसलिए इतनी ज्यादा तरीकों से मैं समझा रही हूं क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगी आपकी कॉस्ट शीट। और एक बार अगर आपने ये समझ लिया तो कॉस्ट शीट यूं। चलिए, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल को ऐड किया, प्राइम कॉस्ट पर पहुंच गए। मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते ही हमें क्या मिल गया? प्राइम कॉस्ट मिल गई। प्राइम कॉस्ट को ऐड किया हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो हमको मिल गई फैक्ट्री कॉस्ट। देन हमने फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड किया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में तो हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमने ऐड किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में तो हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइन, इजी। अब समझ में आ रहा है प्रोसेस कैसे चलता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे चलता है। ओके, नाउ जब आप इतना प्रोसेस कर लेते हो तो आपकी कॉस्ट शीट कैसी दिखती होगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करके हमारे पास आ जाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को प्लस कर देते हैं, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को हम लोग प्लस करते हैं, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को हमने ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया? सेल, सेलिंग प्राइस। फाइन। अभी तक हमने जितना प्रोसेस एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग एक बेसिक सी कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर कर ली। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो? डेफिनेटली समझाने का इतना बढ़िया तरीका मैंने खुद से सोचा है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाकर देखा है बच्चों के कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर खुद से ही पहले ही निकाल कर उसका आंसर पहले ही अपनी एक्सप्लेनेशन में डाल के रखा है जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन ही ना रेज हो। फाइन, चलिए अगेन, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई बात नहीं। मुझे है, मुझे है यहाँ पर डाउट। मुझे यहाँ पर डाउट क्यों है? क्योंकि ये कॉस्ट शीट अभी तक का प्रोसेस एनालाइज करके जो आपने बनाया है यहाँ तक तो ये ठीक है, बट इसमें कुछ कमियां है, कुछ ऐसा है जो इसमें होना चाहिए और होना चाहिए।
बट इसमें कुछ ऐसा है जो और होना चाहिए, हम चाह रहे हैं। ऐसा क्या है जो और होना चाहिए जो अभी तक नहीं है? सोचो, सोचो, और इसमें क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं है? जल्दी से सोचो। हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स तो मिसिंग है कि नहीं? हम हर साल अपना प्रोसेस नए सिरे से स्टार्ट करके पूरा एंड तक खत्म तो नहीं करते होंगे। डेफिनेटली हमारे इस साल के प्रोसेस में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचता होगा, रॉ मटेरियल भी बचता होगा, और वर्क इन प्रोग्रेस में भी कुछ बचता होगा, और फिनिश गुड्स भी कुछ बचते होंगे जो हम कैरी फॉरवर्ड करते होंगे नेक्स्ट ईयर। और फिर जब नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते होंगे तो नेक्स्ट ईयर में वही जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वही नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाता होगा, और फिर नेक्स्ट ईयर में अगेन लास्ट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते होंगे उसके नेक्स्ट ईयर में। समझ में आई? तो हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स यहाँ पर मिसिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग WIP मिसिंग है, प्लस ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स भी मिसिंग है। ये होने चाहिए, जरूरी है। फाइन, अदरवाइज हमारी कॉस्टिंग पूरी अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि हम ये इमेजिन नहीं कर सकते, ये एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम ये सोच के नहीं चल सकते कि हम आज ही सारा मटेरियल परचेज करेंगे, पिछला कुछ यूज नहीं करेंगे और आज ही सारा मटेरियल हम यूज कर लेंगे, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में ऐसा दिया ना हो। अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि आपके पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग मटेरियल नहीं है, ना ही तो रॉ मटेरियल है, ना ही तो WIP है, ना ही तो फिनिश गुड्स है, फिर आप कर सकते हो, फिर आपकी ये कॉस्ट शीट बहुत परफेक्ट है। बट अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफाई नहीं करता, जो कि तो जनरली नहीं ही होता है, तो आपको इन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को भी कॉस्ट शीट में ही एडजस्ट करना होगा। कैसे करोगे एडजस्ट? सोचो, सोचो, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस कैसे एडजस्ट करोगे कॉस्ट शीट में? WIP का ओपनिंग क्लोजिंग कैसे एडजस्ट होगा? फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग कैसे एडजस्ट होगा? सोचो कैसे होगा। मैं तो बताऊंगी। कॉस्ट शीट का जो बेसिक फॉर्मेट है, जो बिना किसी गलती के है, वो ये है। बिकॉज इसमें आपका सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है, प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस भी एडजस्टेड हैं। कैसे? सबसे पहले ईयर के बिगनिंग में रॉ मटेरियल हमें परचेज करना होता है, बट हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल होता है। तो जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है वो हमने ले लिया, और हमें जो रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की वो हमने परचेज कर लिया, और लास्ट में एट द एंड जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया रॉ मटेरियल का, हमने उसको माइनस कर दिया, क्योंकि इस साल में वो रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन गया है। हमने डेफिनेटली परचेज तो इस साल में किया होगा, बट हमने यूज नहीं किया है इस साल, तो वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर। बट अगर हमने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया है तो वो नेक्स्ट ईयर में ऐड होगा एज अ ओपनिंग रॉ मटेरियल, बट इस साल में माइनस होगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक। डेफिनेटली हर एक बात का लॉजिक होता है, हर एक बात के पीछे लॉजिक होता है। लॉजिक समझते जाओ, रटने की तो जरूरत फिर है ही नहीं। ओपनिंग स्टॉक क्यों ऐड हुआ समझ में आता है, परचेजेस क्यों ऐड हुआ समझ में आता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस का हम यूज करते हैं इस साल की प्रोडक्शन प्रोसेस में, बट क्लोजिंग स्टॉक एक वो रॉ मटेरियल है जो हम परचेज तो कर लेते हैं, बट हम उसका यूज नहीं करते, तो हम उसको माइनस कर देते हैं। फाइन, और माइनस करते ही हमारे पास क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल
for the period, or we can say direct material. डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास आ गया, डायरेक्ट लेबर हमारे पास आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए, तो फिर हमारे पास क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट. हमारी प्राइम कॉस्ट निकल जाएगी. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज प्राइम कॉस्ट. अब तो हमें पता है, अब तो ये हमारे लिए इजी है, अब हमें पता है, अब हमें इसके पीछे का लॉजिक भी पता है. फाइन. नाउ फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते ही हमारे पास क्या मिल गया? ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड्स. हेयर मैंने लिखा है, एक टर्म लिखी है ग्रॉस. इस टर्म को बिल्कुल भी भूलना नहीं है. फाइन. ग्रॉस ये एक ऐसा वर्ड है जो आपको याद रखना है जब भी आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP गिवन हो, क्योंकि नेट फैक्ट्री कॉस्ट और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क होता है कि इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP की एडजस्टमेंट होती है. सो प्राइम कॉस्ट में हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्लस किया, प्लस करते हमारे पास क्या आ गया? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमने ऐड कर दिया, माइनस क्लोजिंग वर्क प्रोसेस हमने माइनस कर दिया. मींस हमने किया क्या है यहाँ पर? हमने यहाँ पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड किया है, क्योंकि वो ओपनिंग है तो वो इस साल यूज होगा. जो भी मटेरियल वर्क इन प्रोसेस था लास्ट ईयर और वो कैरी फॉरवर्ड हो गया इस साल, तो क्या होगा? वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अब हमारा यूज होगा फर्दर प्रोसेस में. और जो हमारा इस साल वर्क इन प्रोसेस में जो मटेरियल था जो हमारा इस साल यूज नहीं हुआ, हमको अब वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर. तो हम इस साल में क्या कर देंगे? उसको उतने स्टॉक को माइनस कर देंगे. फाइन. फिर हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट. यहां तक समझ में आता है? बहुत बढ़िया. उसमें हमने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड कर दिया, हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फाइन. यहां तक बहुत बढ़िया. इसके बाद हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करे माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स किया. मींस जो हमारे ओपनिंग फिनिश गुड्स थे हम उसका फर्दर प्रोसेस करेंगे, पर जिसका हम फर्दर प्रोसेस नहीं कर सके, जितने फिनिश गुड्स का हम फर्दर प्रोसेस नहीं कर सके, उनको हम माइनस कर देंगे. क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में ऐड होकर नेक्स्ट ईयर में उनका प्रोसेस हम करेंगे. फाइन. सो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस किए माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स किया, हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मींस यहां तक जो गुड्स को हमें सेल करना चाहिए उनकी कॉस्ट आ गई. सिर्फ गुड्स की कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सिर्फ गुड्स की, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आई है यहां तक. अभी भी इसमें कुछ ऐड करना बाकी है. क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. जैसे ही हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक्चुअल में पूरी कॉस्ट कवर हो जाती है. फाइन. उसमें हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया और हमारे पास आ गई सेल. डन. कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट. एनी डाउट? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आता होगा, और कोई भी डाउट आ सकता है. एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. फाइन. बस आप सबका मुझे क्या चाहिए? फोकस. अगर आप फोकस से मेरी वीडियो को पेशेंटली देख रहे हैं, कोई डाउट नहीं आएगा. बहुत रिसर्च करके बच्चों के बहुत सारे डाउट्स को एक अलग से नोटिंग करके लिखकर फिर
ये सारे नोट्स को मैंने प्रिपेयर किया है। सो मुझे नहीं लगता इसके बाद भी कोई डाउट आना चाहिए। स्टिल अगर कोई आया है तो रेज करो। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आपको इतना प्रोसेस तो समझ में आ गया, यहां तक बात डन है, बट अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके रह गए। कॉस्ट शीट कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए, वो अब हम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पैकिंग। क्या लगता है पैकिंग कितने टाइप की होती होगी? जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, हर प्रोडक्ट को कितनी पैकिंग या कितनी पैकेजिंग की जरूरत पड़ती होगी? अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मैटर करेगा। मैं कहती हूँ आप बिल्कुल वो वाला प्रोडक्ट इमेजिन कर लो जिसमें सबसे ज्यादा पैकेजिंग की जरूरत हो। अब बताओ कितने टाइप की पैकिंग की जरूरत होती होगी? 3 टाइप की पैकेजिंग की जरूरत होती है हमारे प्रोडक्ट्स को। 3 टाइप की पैकेजिंग कौन सी होती है जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज होती है? फर्स्ट प्राइमरी पैकिंग, सेकंड फाइनल पैकिंग एंड थर्ड इज सेकेंडरी पैकिंग। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखा? मैंने प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, फाइनल पैकिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैम ये कैसे, मैम ये कैसे, मैम ये कैसे। इसलिए मैंने इसको लिखने का जरा सा पैटर्न चेंज किया और अब देखना आपको कैसे समझ में आएगा। प्राइमरी पैकिंग और फाइनल पैकिंग, ये दो पैकिंग इंटरलिंक्ड होती हैं। प्राइमरी पैकिंग आपकी होगी जैसे टूथपेस्ट। टूथपेस्ट पर जो आपको बिल्कुल प्राइमरी पैकिंग मिलती है वो है जिसमें टूथपेस्ट इन्वॉल्व होती है, जिसमें टूथपेस्ट भरी होती है, जिसको आप लोग ऐसे दबाकर अपने ब्रश पे डालते हो ना, दैट पैकिंग, जिस पर लिखा होता है कि ये टूथपेस्ट है, वो पैकिंग प्राइमरी पैकिंग होती है। फाइनल पैकिंग, फाइनल पैकिंग वो पैकिंग होती है जिसमें फाइनली हम पैकिंग करके प्रोडक्ट को आगे सेल करते हैं। मींस जिसमें हम एक टूथब्रश नहीं रखेंगे या हम एक टूथपेस्ट नहीं रखेंगे, जिसमें हम बहुत सारी टूथपेस्ट रखेंगे। मींस प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग है जिसके बिना हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। अगर वो प्राइमरी पैकिंग के बगैर भी सेल हो सकता है, फिर हम प्राइमरी पैकिंग को इग्नोर कर सकते हैं या कंपनी वाले इग्नोर कर सकते हैं कि भी हम अब हमने प्राइमरी पैकिंग पर खर्चा नहीं करना, हम तो ऐसे भी सेल कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सेल करने के लिए प्राइमरी पैकिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी पैकिंग हमारी नीड में आ जाएगी, जरूरी हो जाएगी प्राइमरी पैकिंग देना, क्योंकि वो नेसेसरी है देना, उसके बिना हमारा प्रोडक्ट सेलेबल नहीं होगा। नाउ कम टू द फाइनल पैकिंग। व्हाट इज फाइनल पैकिंग? फाइनल पैकिंग इज समथिंग जिसके अंदर जो कार्टन्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लमसम में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल पैकिंग। नाउ ये रॉ मटेरियल में ऐड होती है। प्राइमरी पैकिंग और फाइनल पैकिंग हमारे रॉ मटेरियल में ऐड होगी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी पैकिंग के बिना हमारा प्रोडक्ट सेलिएबल नहीं है और फाइनल पैकिंग के भी बिना हमारा प्रोडक्ट सेलिएबल नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक एक प्रोडक्ट थोड़ी ना लेकर जाएंगे। हम अपनी कंपनी से हमने एक प्रोडक्ट उठाया, भागे भागे गए और हमने डिस्ट्रीब्यूटर को जाकर या जो भी है कंज्यूमर, हमने उसको जाकर एक प्रोडक्ट दिया, फिर हम भागे भागे आए अपनी कंपनी में, एक और प्रोडक्ट उठाया, भागे भागे गए और वहां पर जाके दूसरा प्रोडक्ट दिया। ऐसे तो नहीं करेंगे, हमको कार्टन्स चाहिए ही होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कार्टन्स हमको चाहिए होते हैं वो हमारे इंक्लूड हो जाते हैं फाइनल पैकिंग के रॉ मटेरियल में, मीन्स उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। फाइन। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी पैकिंग? जो टूथपेस्ट जिस पैकिंग में टूथपेस्ट डली होती है वो तो प्राइमरी पैकिंग है, क्योंकि उसके बिना टूथपेस्ट सेल नहीं हो सकती। पर उसके ऊपर एक और भी तो गत्ते की कवरिंग होती है, एक और पैकिंग होती है। वो पैकिंग किस लिए होती है? वो पैकिंग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए होती है, क्योंकि उस पैकिंग को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से सेलिएबल बनाने के लिए किया जाता है, ताकि कंज्यूमर्स और ज्यादा अट्रैक्ट हो आपके पैकिंग को देखकर आपके प्रोडक्ट की तरफ, और वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। सो सेकेंडरी पैकिंग क्या हो गई? सेकेंडरी पैकिंग आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड हो गई, क्योंकि वो नीडेड नहीं थी। पॉइंट टू बी नोटेड, सेकेंडरी पैकिंग नीडेड नहीं थी। सेकेंडरी पैकिंग आपको करनी थी जस्ट बिकॉज मार्केट में आपको अपनी प्लेस बनानी है और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना है। तो सेल करने के लिए जो पैकिंग रिक्वायर्ड होती है वो रॉ मटेरियल में आती है, और जो सेल करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है बट स्टिल हमने पैकिंग कर दी, मीन्स उसकी कोई नीड नहीं थी, उसके बिना भी हम सेल कर सकते थे, पर क्योंकि हमको और ज्यादा अपना प्रोडक्ट कैची बनाना था और ज्यादा अपना प्रोडक्ट अच्छा दिखाना था, तो हमने वो पैकिंग करी, इसलिए वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में ऐड होगा। फाइन। रॉ मटेरियल मींस डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हुआ, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट मटेरियल में वो ऐड हुआ पैकिंग। फाइन। पैकिंग समझ में आया? पैकिंग की बहुत छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स आती हैं। ऐसे ही छोटा सा लिखा होगा प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, फाइनल पैकिंग, बट बच्चे क्या करते हैं? बच्चे रट लेते हैं। रटना नहीं है। मेरी क्लास में तो मैंने बच्चों को बोल के रखा है, रटना घर पे छोड़ कर आओ, बिल्कुल समझने के लिए आओ। एक एक बात ऐसे समझ में आ जाएगी कि रटे हुए बच्चों से भी पहले आपका आंसर आएगा सामने, क्योंकि एक एक बात का मोटिव समझ में आ गया, उसका लॉजिक समझ में आ गया। फाइन। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? क्या डेप्रिसिएशन हमारी कॉस्ट शीट का पार्ट बनेगा? 3 तरीके से बनेगा। सबसे पहले मशीनरी, देन कंप्यूटर्स, देन डिलीवरी वैन्स। डेप्रिसिएशन हम मशीनरीज पर भी लगा सकते हैं, कंप्यूटर्स पे भी लगा सकते हैं, और डिलीवरी वैन्स पे भी लगा सकते हैं। जरा सोचो कैसे, जरा सोचो मशीनरी कैसे, दोबारा से सोचो कंप्यूटर कैसे, एक बार फिर से सोचो डिलीवरी वैन्स कैसे। मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन लगता है, मशीनरीज कहाँ यूज होती हैं? फैक्ट्री में। तो मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी फैक्ट्री की कॉस्ट में ऐड होगा। फाइन। कंप्यूटर्स पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ऐड होगा, क्योंकि कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज होते होंगे? डेफिनेटली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में ही होते होंगे। हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में यूज होते होंगे कंप्यूटर्स, R&D के डिपार्टमेंट में होते होंगे कंप्यूटर्स यूज, रिसर्च के डिपार्टमेंट में, कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में। सो कंप्यूटर्स का यूज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ही यूज होगा, इसलिए कंप्यूटर्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ऐड हो गए। डिलीवरी वैन्स, डिलीवरी वैन्स अगर हमने डिलीवरी वैन्स भी रखी हुई हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि हमारी कंपनी से वैन्स प्रोडक्ट्स को पिक करें और ड्रॉप कर दें कंज्यूमर की प्लेस पे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की प्लेस पे, तो
तो हमने किया क्या, हमने एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर कर ली है, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर करते ही हमने किया क्या है, हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है। सो डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स कहां पर आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। फाइन। नाउ लेबर, लेबर कितने टाइप की लेबर हो सकती है, आपकी कंपनी में कितने टाइप की लेबर हो सकती है, सोचो, वेरी इजी। सो लेबर, वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। लेबर दो टाइप की होंगी, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। एक तो नॉर्मल वेजेस है जो हम लोग पे करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेजेस पे करेंगे। क्या फर्क है इनमें, जो वेजेस हम फैक्ट्री की लेबर को देते हैं या प्रोडक्शन वेजेस देते हैं, वो तो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड हो गए और प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए, मींस वो हमारी फैक्ट्री डिपार्टमेंट में आएंगे। बट जो वेजेस हमारी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है वो हमारी डायरेक्ट लेबर होगी। फाइन। थोड़ा सा और समझते हैं, जो हमारी वेजेस प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर में ऐड होती हैं उनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, और जो अदर वेजेस होती हैं जो हम फैक्ट्री की प्रोडक्शन में यूज करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट में जो हम इंक्लूड करते हैं, वो हो गई हमारी फैक्ट्री लेबर। फाइन। नाउ लूज टूल्स, व्हाट इज लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होते हैं, टू बी रिटर्न ऑफ इन ऑफिस ओवरहेड्स। डेफिनेटली लूज टूल्स हमारे कहां पर यूज होंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में ही तो होंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही तो होंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब हमारे लूज टूल्स यूज होंगे तो वो रिटर्न ऑफ भी वहीं पर हो जाएंगे। फाइन। नाउ कैरेज, कैरेज इनवर्ड भी हो सकता है, कैरेज आउटवर्ड भी हो सकता है, दो टाइप से कैरेज हो सकते हैं। सो कैरेज इनवर्ड मींस रॉ मटेरियल में ऐड होगा, कैरेज इनवर्ड मींस हमने कुछ ऐसा कैरेज, कुछ ऐसा भाड़ा हमने इनकर किया है जो हमने रॉ मटेरियल की परचेज के टाइम पे किया है। मींस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस बियर किए, मींस जहां से हमने रॉ मटेरियल परचेज करा वहां से हमारी कंपनी तक रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा हमने अगर बियर किया है तो वो होगा कैरेज इनवर्ड। तो ये कैरेज इनवर्ड हमारा रॉ मटेरियल की ही कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल को परचेज करने में हमने बियर किया है। ना व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड, मींस हम जब सेल कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बियर कर रहे थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के वक्त जो हमने कैरेज इनकर किया वो कैरेज आउटवर्ड हुआ, मींस वो सेल के टाइम पर हमने बियर किया है, तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस में इनकर किया जाएगा। फाइन। मींस जो सेल के टाइम पर एक्सपेंसेस ऐड ऑन होने चाहिए उसी में कैरेज आउटवर्ड भी ऐड होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमने सेल करने के लिए ही बियर किया है। फाइन। नाउ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं हमने अकाउंट्स में कर रखा है। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, हमें पता है। पर अकाउंट्स में हमने आज तक ये देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर कर देते हैं और कैश डिस्काउंट को इन्वॉल्व कर देते हैं, बट यहाँ पर उल्टा करते हैं।
यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को एक्चुअल में इन्वॉल्व करते हैं। वाई सो? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट सेल हो सके। लुक, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट होते क्या है? डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जो हमने डिस्काउंट दे दिया, हमने प्रोडक्ट पे पहले से ही लिख दिया 50% डिस्काउंट है, अब ये 50% डिस्काउंट सबके लिए है। हमने प्राइस टैग में ही लिख दिया, एक अमाउंट काटा और उसको काट के उसका हाफ करके 50% डिस्काउंट के बाद का प्राइस हमने लिख दिया कि इतने में ये सेलिएबल है। ये वाला डिस्काउंट हमारा अकाउंट्स में काउंट होता है। बट कॉस्टिंग में कॉस्ट कहती है मैं ये वाला डिस्काउंट नहीं करूंगी ऐड। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ने बोला मैं अगर ये वाला डिस्काउंट ऐड करूं, ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया है, आप एक्चुअल में ये वाला डिस्काउंट तो सबको दे रहे हो ना, तो ये कॉस्टिंग का पार्ट कैसे बन गया? जब आप सबको ही ये सेल कर रहे हो तो आप कॉस्ट करते वक्त ये मान लो कि आपका एक्चुअल सेलिंग प्राइस ही वो 50% माइनस करके है। मींस जो आपका डिस्काउंटेड प्राइस है उसी में आपने जो प्रॉफिट आपने अर्न करना था कर लिया। मींस वो आपने कॉस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं किया है। आपने अपना एक प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट आपने ऐड किया अपने कॉस्ट में, और फिर आपने एक सेलिंग प्राइस एस्टिमेट किया। अब आपने क्या किया, आपने उस सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट का पॉइंट थोड़ा सा कम करके आपने डिस्काउंट दे दिया सबको। तो ये तो आपने कॉस्टिंग के प्रोसेस के बाद किया है ना, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस में। कॉस्टिंग में तो कुछ नहीं किया। फाइन। सो कैश डिस्काउंट का कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के बाद प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस को एनालाइज करते हैं। सो प्रॉफिट और एनालाइज को जो भी हम बड़ा घटा करेंगे वो हम कॉस्टिंग में इन्वॉल्व नहीं कर सकते ना। तो फिर ट्रेड डिस्काउंट कैसे? अब समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए नहीं होता। आप गए मार्केट में, एक प्रोडक्ट देखा आपने और आपने बोला ये वाला प्रोडक्ट कितने का है भैया? भैया ने बोला मैम 500 रुपीज का। आपने कहा 500 का। भैया ने बोला एक्चुअल में तो 600 का है, पर मैं आफ्टर डिस्काउंट 500 का दे रहा हूँ, दिस इज कैश डिस्काउंट। फाइन। आपने कहा अच्छा 100 रुपीज आपने लेस कर रखे हैं, पर ये तो सबके लिए कर रखे हैं ना, मैं नहीं लेती। मैं तो तभी ये प्रोडक्ट परचेज करूंगी जब आप मुझे और डिस्काउंट दोगे, 500 से भी और डिस्काउंट दोगे तो मैं ये परचेज कर लूंगी, नहीं तो मैं नहीं कर रही परचेज। भैया ने सोचा कस्टमर वापस जाए बेटर है और डिस्काउंट दे, तो भैया ने 50 रुपीज का आपको और डिस्काउंट दे दिया। जैसे ही आपको 50 रुपीज का और डिस्काउंट दिया, अब ये डिस्काउंट 50 रुपीज का सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। अगर कोई दूसरा कस्टमर आता है तो भैया कितने का देंगे? 500 का ही देंगे। बट आपको कितने का दे रहे हैं? 500 में भी 50 रुपीज लेस करके दे रहे हैं। तो ये 50 रुपीज हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो अकाउंट्स कहती है मुझे ये समझ में नहीं आता। अकाउंट्स कहती है मैं तो वही डिस्काउंट लूंगी जो आप सबको दे रहे हैं, मैं ये वाला डिस्काउंट क्यों लूं? ये तो आपने अपनी मर्जी से दे दिया ना, आपने अपने प्रॉफिट को कम किया और आपने दे दिया डिस्काउंट, तो मैं ये वाला डिस्काउंट नहीं लूंगी। अकाउंट्स तो मना कर देती है, लेकिन कॉस्ट कहती है इधर आओ, कॉस्ट कहती है इधर आओ मैं लूंगी। अब कॉस्ट को ट्रेड डिस्काउंट को इंक्लूड करने का रीजन क्या है? कॉस्ट के पास है एक रीजन बहुत अच्छा। कॉस्ट कहती है ये जो आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है ना, ये आपने ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ इसलिए दिया है कि आपका कस्टमर वापस ना जाए।
आपने अपने कस्टमर को रोकने के लिए, अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर की मार्केट को तोड़ने के लिए आपने ये 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। ऐसे ही आपने हवा में नहीं दिया है। आपने ये डिस्काउंट 50 रुपीज का अपना प्रॉफिट कम करके नहीं दिया है, आपने ये कॉस्ट में बियर करने के लिए दिया है, क्योंकि ये आपने प्रॉफिट में से नहीं, सेल करने के लिए, सेल करने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, सेल करने के लिए आपने ये वाला डिस्काउंट दिया है। आपका मन था सिर्फ डिस्काउंट देने का कि सारी दुनिया डिस्काउंट में सेल कर रही है, ट्रेंड बन गया है डिस्काउंट में सेल करना, हम भी डिस्काउंट में सेल करेंगे, इसलिए नहीं किया। वो आपने कैश डिस्काउंट किया था, वो तो मैंने ऐड ही नहीं किया, वो तो मैंने बिल्कुल देखा भी नहीं, कॉस्टिंग ने मना कर दिया, दूर से कैश डिस्काउंट ले जाओ। बट ट्रेड डिस्काउंट का रीजन कॉस्टिंग ने दिया कि ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का पार्ट है। ये तो आपने सेल करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही आपने बियर किया है, ताकि वो कस्टमर जिसको आपका प्रोडक्ट पसंद आया था, वो सिर्फ इतनी छोटी सी बात की वजह से कि आपने उसको और प्लस डिस्काउंट नहीं दिया, वो कस्टमर वापस चला जाता, आपने उसको रोका और आपने उसको 50 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट पे कर दिया। सो कॉस्टिंग कहती है ये वाला डिस्काउंट तो मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ऐड करवाऊंगी। कॉस्टिंग ट्रेड डिस्काउंट को लेती है और अकाउंट्स कैश डिस्काउंट को। फाइन, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी भी टर्म्स होती हैं जो इंक्लूड नहीं होती, हमारी कॉस्ट शीट में ये टर्म्स इंक्लूड नहीं होती। कौन सी टर्म्स हैं जो इंक्लूड नहीं होती? लिस्ट है इन टर्म्स की, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ हमारी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनती, क्योंकि कॉस्ट के पूरे प्रोसेस में जो जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, उतने पूरे प्रोसेस में कहीं पर गुडविल को एडजस्ट करने की कोई जगह नहीं है। फाइन। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज रिटर्न ऑफ नहीं ऐड होती। खुद से सोचो कैसे ऐड होगी? हमारे कॉस्टिंग के प्रोसेस में सिक्योरिटीज का नाम ही नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये तो अकाउंट्स के पार्ट है। बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते। फाइन। लॉजिक क्या है इनके पीछे, समझे कैसे? सिर्फ इतना सा सोचो, जो प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट होती है, सिर्फ वो ही प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनती है और वो ही कॉस्ट शीट का भी पार्ट बनती है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, वो कॉस्ट शीट का पार्ट भी नहीं बनेगी। सिंपल। फाइन। Also, transfer to reserves, provisions, machinery, replacement funds, ये सारे एक्सपेंसेस भी हमारे कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते। फाइनेंशियल लॉसेस हमारे कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनते। इंटरेस्ट ऑन डेट्स, प्रेफरेंस डिविडेंड्स, इक्विटी एटसेट्रा हमारे कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। एनी काइंड ऑफ इनकम अदर देन सेल और सेल ऑफ स्क्रैप, मीन्स अगर हम सेल कर रहे हैं या स्क्रैप सेल कर रहे हैं, वो हमारा कॉस्टिंग का पार्ट बनेगा। उनको छोड़कर और कोई भी इनकम हमारी जनरेट होती है, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। फाइन। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा, समझ में आई? एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉसेस हमारी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं बनते। डेफिनेटली नॉर्मल लॉसेस हमारे कॉस्टिंग का पार्ट बनते हैं। सो अगर आपकी एडजस्टमेंट्स में ये दिया है कि नॉर्मल लॉस इतना, एबनॉर्मल लॉस इतने, तो एबनॉर्मल लॉस को इग्नोर कर दो। कॉस्टिंग का पार्ट एबनॉर्मल लॉसेस नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉसेस बनते हैं। फाइन। सारी एडजस्टमेंट्स आपकी कवर हो गई हैं। यहाँ तक एक एक एडजस्टमेंट
आपकी कवर्ड है, इनसे बाहर आपकी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी, इन्हीं से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होती हैं। थोड़ा सा देखना, मेरी ये वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, बट ये मटेरियल को अगर आपने एक बार भी खुद से थोरोली रिवाइज कर लिया, डेफिनेटली उसके बाद आपकी सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगी, आराम से सॉल्व हो जाएंगी। पूरी कॉस्ट शीट की समरी हमारे सामने है। सबसे पहले आती है कॉस्ट। कॉस्ट होती है 2 टाइप्स की, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स और प्राइम कॉस्ट को ऐड करके हमें मिल जाती है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को हम वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट में ऐड कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को ऐड किया और हमें मिल गया सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर? पूरी कॉस्ट शीट यही है। सो मटेरियल लो और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। क्वेश्चंस एक बार रीड करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। मैंने एक एक एडजस्टमेंट पिक करके आपको उस एक एक टर्म का मतलब समझाया। फाइन, एक बार देखो, 2 बार देखो, मेरी रिकमेंडेशन है 3 बार देखो। एक बार पूरी देखो बिना किसी पॉज के, बिना किसी नोटिंग के। सेकंड टाइम देखो, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएंगे और एक एक कंसेप्ट माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। थर्ड टाइम जब देखो तब नोटिंग करो, सो दैट नोटिंग के टाइम पर आपको कंसेप्ट इतने अच्छे से समझ में आ जाए कि आपकी नोटिंग इतनी जल्दी हो कि आपको स्क्रीन पर देखने की भी ज्यादा जरूरत ना पड़े। आप सिर्फ हिंट देखो और बाकी सारा कंसेप्ट खुद से ही लिख डालो कॉपी में। इतने अच्छे से पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त, फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फाइन, खुश रहे और हंसते खेलते रहे।